हेलो। चलिए आज हम मेडिवल हिस्ट्री के सेकंड लेक्चर की तरफ जाते हैं। आज का हमारा लेक्चर है फर्स्ट अरब अटैक ऑन इंडिया, या तो जो अरब अटैक जिन्होंने किए थे सबसे पहले, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इस लेक्चर में पर्टिकुलर हम देखने वाले हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और महमूद गजनवी के बारे में। ठीक है, इन्होंने भारत के ऊपर सबसे पहले बाहरी आक्रमण किए थे। इसमें पहला तो अरबी हमला था, दूसरा टर्किश हमला हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम थोड़ा सा पीछे में जाते हैं। अब हमले होंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड होगा, तो बैकग्राउंड के बारे में हम देखते हैं। देखो, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। इनकी डेथ हुई थी 632 ईस्वी में। ठीक है, मदीना में उनकी डेथ हो गई। और उनकी डेथ के बाद फिर क्या किया गया, एक पोस्ट बनाया गया जिसको कहा गया खलीफा, जो कि 636 ईस्वी में पहला खलीफा बना। और वो खलीफा का नाम था हजरत उमर। ठीक है, 634 से लेकर तो 644 तक ये खलीफा था। ये इसको पहला पवित्र खलीफा भी कहते हैं। ठीक है, इसको उमर खलीफा नाम से भी जाना जाता है। अब ये खलीफा कौन था, तो खलीफा पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड था खिलाफत का। खिलाफत मतलब साम्राज्य, जो धर्म राज्य जिसको कहा जाता था, उसका जो हेड होता था उसको खलीफा कहा जाता था। ठीक है, देन उसके बाद में खलीफा बना जिसका नाम आपको याद रखना है वाजिद अली, जो कि 711 ईस्वी में खलीफा बनेगा। ये टाइम पीरियड अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद में ही या तो इसके समय ही भारत के ऊपर हमला होने वाला है। ठीक है, तो उमैया डायनेस्टी जो थी वो 661 से लेकर 749 तक चली थी। उस डायनेस्टी का फाउंडर जो था वो मुबैया था, ये तो हमने देखा था। उसी के समय भारत के ऊपर हमला हुआ था। तो मंसूर हजाज नाम का एक ईरान का शासक था। इस शासक के अंडर में हम बोल सकते हैं कि भारत के ऊपर पहला हमला हुआ था। ठीक है, तो देखो अब स्टोरी समझो। देखो, श्रीलंका का शासक जो था, श्रीलंका का जो रूलर था, श्रीलंका हमको पता है भारत के सबसे एंड में है, नीचे में। ठीक है, तमिलनाडु के नीचे में अगर हम जाते हैं तो समंदर के थोड़ा सा क्रॉस किया तो श्रीलंका आता है। तो श्रीलंका जो था, श्रीलंका से एक गिफ्ट भेजा गया। किसको, तो इस वाजिद अली को। उस समय वाजिद अली कौन था, खलीफा था, बराबर। ठीक है, तो श्रीलंका से गिफ्ट गया वाजिद अली के पास। लेकिन गिफ्ट भेजा गया था, जरूर भेजा गया था, लेकिन उस गिफ्ट को बीच रास्ते में लूट लिया गया। ठीक है, बीच रास्ते में लूट लिया गया। और कौन सी जगह पर लूटा गया, तो उस जगह का नाम था देवल, या तो उसको देवबल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो देवल या तो देवबल नाम की जो जगह थी, ये सिंध में थी और सिंध भारत का हिस्सा था। वहां पर शासन करता था दाहिर नाम का एक राजा, जो कि ब्राह्मण था। ठीक है, तो हुआ क्या कि गिफ्ट तो भेजा श्रीलंका से, कहां पर, वाजिद अली के पास, बराबर। लेकिन वो गिफ्ट वहां पर पहुंचा नहीं, वो गिफ्ट रास्ते में सिंध में लूट लिया गया। कौन सी जगह पर, देवल नाम की जगह पर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वाजिद अली तो नाराज हो जाएगा ना, है ना। चलो तो आगे बढ़ते। इसी नाराजगी के कारण भारत के ऊपर क्या हुआ था, पहला हमला हुआ था। और वो हमला किसने किया था, तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। अब ये मोहम्मद बिन कासिम जो था, ये गवर्नर था। किसका गवर्नर था, तो मंसूर हजाज का। मंसूर हजाज हमने देखा था, ये कौन था, ईरान का जो शासक था, ये था मंसूर हजाज। और इसका जो गवर्नर था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, तो ये मंसूर हजाज किसके अंडर काम करता था, तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, खलीफा के अंडर, जिसको गिफ्ट भेजा था, जो कि वाजिद अली था। वाजिद अली था, बराबर। ठीक है, तो मंसूर हजाज जो शासक था ईरान का, उसका गवर्नर मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था, इसने भारत के ऊपर सबसे पहला हमला किया। ठीक है, तो कब किया, तो 712 ईस्वी में उसने हमला किया। तो सबसे पहले हमला उसने वही किया जहां पर गिफ्ट को लूटा गया था, जो कि देवल नाम की जगह थी। यहाँ पर जो दाहिर का नेफ्यू था, ठीक है, दाहिर का नेफ्यू इस लड़ाई में हारा गया। ठीक है, उसके बाद में फिर मोहम्मद बिन कासिम ने नीरून नाम की जगह पर हमला किया। वहां पर दाहिर जो राजा था उसका लड़का हारा। और इस लड़ाई के बाद कासिम काफी ज्यादा थक गया था, उसकी सेना थक गई थी, उसके घोड़े थक गए थे। ठीक है,
तो थकने के बाद अगर वहां पर राजा दाहिर हमला करता था तो शायद राजा दाहिर जीत जाता था, लेकिन राजा दाहिर ने हमला नहीं किया, उसने वेट किया। तो उसके बाद में अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सिंध का राजा दाहिर तो था ही, जो ब्राह्मण डायनेस्टी का था। अब कासिम को रिलैक्स करने के लिए समय मिल गया और उसने क्या किया, पूरी ताकत के साथ राजा दाहिर के ऊपर हमला किया, रावर नाम की जगह पर। ठीक है, जब ये हमला हुआ तब कासिम जो था, इसकी उम्र थी सिर्फ 17 साल और कासिम ये लड़ाई हार गया। कैसे लड़ाई हार गया, तो देखो अब ऑब्वियस सी बात है, आप खुद भी सोचोगे कि राजा दाहिर तो बहुत बड़ा राजा था, है ना। मोहम्मद बिन कासिम एक सेना लेकर 17 साल का लड़का आया था, तो कैसे क्या वो ये लड़ाई हारा। ठीक है, राजा दाहिर कैसे क्या हार गया, इतना बड़ा राजा कैसे लड़ाई हार गया। तो देखो राजा दाहिर जो था, राजा दाहिर का जो हाथी था, जो एलिफेंट था, उस एलिफेंट को घायल किया गया। और उस एलिफेंट को घायल किसने किया था, तो इसी कासिम ने, मोहम्मद बिन कासिम ने। अब हाथी के ऊपर हमला किया तो हाथी गिर जाएगा, है ना। तो हाथी के ऊपर से राजा दाहिर उतरा और वो घोड़े के ऊपर से लड़ाई लड़ने चला गया। तो जो राजा दाहिर की सेना थी, उसको राजा दाहिर एलिफेंट के ऊपर दिखाई नहीं, तो उसको लगा कि राजा दाहिर मर गया, उनकी सेना को लग गया। राजा दाहिर की जो सेना थी, उसके सारे सैनिकों को लगा कि राजा दाहिर की मृत्यु हो गई है। तो इसके कारण सारी सेना क्या हो गई, सारी सेना खुद ब खुद हार मान लिया सेना ने, जिसके कारण राजा दाहिर हार गया और मोहम्मद बिन कासिम इस लड़ाई में विजयी रहा। ठीक है, देन अब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, जो दो दो पुत्रियां थी, लड़कियां थी राजा दाहिर की, उनको उठाकर ले गया साथ में। और किसको गिफ्ट देने का सोचा उसने, वाजिद अली को, जो कि खलीफा था। ठीक है, तो वाजिद अली के पास बिल्कुल ये दोनों लड़कियां गई, तो वाजिद अली के पास दोनों दाहिर की जो लड़कियां थी, उन्होंने कंप्लेंट किया कि जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनकी पवित्रता भंग कर दी, ऐसा कहा गया। जिसके कारण वाजिद अली को गुस्सा आया और उसने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम की हत्या कर दी। तो मोहम्मद बिन कासिम का चैप्टर यहाँ खत्म। उसको किसने मारा, वाजिद अली ने मार दिया। ठीक है, बाद में जब पता चला कि राजा दाहिर की लड़कियां तो झूठ बोला था, उन्होंने अपनी पवित्रता बचाने के लिए, सतीत्व बचाने के लिए उन्होंने झूठ बोला था, तो उसके कारण वाजिद अली को और गुस्सा है और उसने क्या किया, दोनों लड़कियों को मार दिया, राजा दाहिर की दोनों लड़कियों को भी मार दिया। तो इस प्रकार से बिल्कुल जो राजा दाहिर की दोनों लड़कियां थी, उन्होंने अपने सतीत्व का त्याग किया है, तो अपने त्याग नहीं बोल सकते, रक्षा किया और खुद के प्राण त्याग दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक पवित्र ग्रंथ है, ग्रंथ नहीं बोल सकते, एक बुक है जिसका नाम है चचनामा। चच कौन थे, तो राजा दाहिर के फादर थे। ठीक है, तो इस लड़ाई का डिस्क्रिप्शन हमको चचनामा नाम की बुक के अंदर मिलता है, जिसके राइटर है अली अहमद या तो अबू बकर। ठीक है, ये तुर्किश थे, इन्होंने ये बुक लिखा है चचनामा। और इस लड़ाई में हमको रावर लड़ाई के बारे में, रावर में जो लड़ाई हुई थी राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में, इसका डिस्क्रिप्शन हमको इस बुक से मिलता है। मकसद क्या था, तो देखो जो खलीफा था उसका मकसद क्या था कि धर्म का प्रचार प्रसार करना, तो बस उसी कारण से इसने हमला किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम को जो भेजा गया था, वो किसके लिए भेजा गया था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और साथ में भारत के अंदर काफी संपत्ति भी थी। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना इस हमले के पीछे का मेन मकसद था। ठीक है, और साथ में उस समय भारत में आयुर्वेदा काफी ज्यादा फेमस था, तो उसके लिए भी ये अरब भारत की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला हम देखते हैं गजनवी एम्पायर के बारे में। तो देखिए अब थोड़ा सा आपको स्टोरी समझना पड़ेगा। देखो स्टोरी हम आपको बताते हैं। देखो अब यहाँ पर अलप्तगिन नाम का एक गवर्नर है जो कि गुलाम भी है। ठीक है, और वो कहाँ का गुलाम है, तो वो एक एम्पायर है जिसका नाम है सामनिद एम्पायर। ठीक है, सामनिद शासन है, एम्पायर है, वहां का अलप्तगिन कौन है, गवर्नर है या तो गुलाम है। और ये एम्पायर कहाँ का था, तो तुर्किश एम्पायर था, तुर्की साम्राज्य था। तो काफी ज्यादा अमीर ये अलप्तगिन था। इसी अलप्तगिन का गुलाम था सुबुक्तगिन। देखो अलप्तगिन का गुलाम कौन है, सुबुक्तगिन। और अलप्तगिन किस एम्पायर का शासक है, शासक नहीं बोल सकते, गवर्नर, तो वो है समनिद एम्पायर का, जो कि तुर्किश एम्पायर था। ठीक है, तो अब ये अलप्तगिन और उसका गुलाम सुबुक्तगिन कहाँ पहुंच गए, अफगानिस्तान।
और इन्होंने अफगानिस्तान में एक साम्राज्य की स्थापना किया। अफगानी साम्राज्य बोल सकते हैं, अफगानी साम्राज्य नहीं, तुर्किश एम्पायर ही बोल सकते हैं उसको। तो अफगान में उसकी स्थापना किया और उसके फाउंडर कौन कहलाएंगे? अलप्तगिन। तो अलप्तगिन आया और उसने क्या किया? तुर्किश एम्पायर की स्थापना किया अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान को पहले घोर बोलते थे, ठीक है। तो बाद में ये जो अलप्तगिन था, इसकी एक लड़की थी। उस लड़की की शादी अलप्तगिन ने किससे कर दी? खुद के ही गुलाम से, मतलब सुबुक्तगिन के साथ। तो अलप्तगिन का ही जमाई कौन बन गया? सुबुक्तगिन। ठीक है, स्टोरी समझ में आ रही है? अलप्तगिन खुद एक गुलाम है सनविद एम्पायर का, ठीक है। बाद में वो आया अफगानिस्तान, किसके साथ? सुबुक्तगिन के साथ। तो अलप्तगिन ने क्या किया? अपनी लड़की की शादी कर दी सुबुक्तगिन के साथ। तो अलप्तगिन का जमाई कौन बन गया? सुबुक्तगिन। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, देन आगे में हम बढ़ते हैं। अब अलप्तगिन मर जाएगा, तो अलप्तगिन मरने के बाद सुबुक्तगिन क्या बन जाएगा? जो अफगानिस्तान में तुर्किश एम्पायर उन्होंने बसाया था, उसका शासक ये बन जाएगा। ठीक है, तो शासन अभी किसके पास आ चुका है? सुबुक्तगिन के पास। ठीक है, अलप्तगिन मर गया तो शासन आ गया सुबुक्तगिन के पास। ठीक है, बाद में और एक नाम आपको याद रखना है, पिरितिगिन नाम का एक शासक था गजनी का, जिसने भारत के ऊपर हमला किया था। ठीक है, देन अब ये सुबुक्तगिन को एक लड़का होगा, वैसे तो दो लड़के रहेंगे, एक इस्माइल और एक महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसने भारत के ऊपर बहुत हमले किए थे, तो उसके फादर का नाम रहेगा सुबुक्तगिन। ठीक है, सुबुक्तगिन ने सबसे पहले हमला किसके ऊपर किया? तो सबसे पहले हमला किया था जयपाल के ऊपर, जो कि इंडस जो रीजन था, सिंध रिवर जिसको कहते थे, सिंध रीजन जिसको कहते थे, वहां पर इसने 977 से 978 के दौरान सुबुक्तगिन ने वहां हमला किया था। अफगानिस्तान से चिपक के भारत है ना, मतलब पाकिस्तान का जो हिस्सा था उस समय का, वो उस समय भारत में था। तो उसके ऊपर, सिंध के ऊपर इन्होंने हमला किया था सुबुक्तगिन ने। ठीक है, ये पहला हमला था भारत के ऊपर तुर्कियों का। आगे हम बढ़ते हैं। महमूद गजनी जो था, ये बाद में शासक बना, किसके बाद में? सुबुक्तगिन के बाद में। सुबुक्तगिन, सुबुक्तगिन के दो लड़के, एक रहेगा इस्माइल और दूसरा रहेगा महमूद। तो ये महमूद जो छोटा रहेगा, महमूद क्या करेगा? अपने भाई के साथ लड़ाई करेगा, इस्माइल को हरा देगा और खुद क्या बन जाएगा? राजा बन जाएगा। तो सुबुक्तगिन की गद्दी किसने लिया था? सुबुक्तगिन की गद्दी लिया था महमूद ने। तो वो महमूद गजनी नाम से फेमस हुआ। बड़े भाई को इसने हरा दिया लड़ाई में और खुद क्या बन गया? शासक बन गया। तो देखो यहाँ पर पॉइंट लिखा है, फॉर गेटिंग क्राउन ऑफ गजनी एम्पायर महमूद गजनवी फाइट विथ हिज ब्रदर इस्माइल इन 998। ठीक है, देन महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 हमले किए। बाद में महमूद गजनवी ने एक उपाधि भी धारण किया, सुल्तान की। सुल्तान कौन था? तो जो खलीफा का गवर्नर होता है उसको कहते हैं सुल्तान। ठीक है, तो खलीफा का ये कौन था? गवर्नर था, मतलब सुल्तान था। ठीक है, तो सुल्तान की उपाधि इसको महमूद गजनवी को मिली थी। देन इसको और भी टाइटल मिले थे, जैसे अमन उल मिलात, उसके बाद में यमन उन लुला, ये दो इसको ऑनर दिए गए थे, टाइटल दिए गए थे। ठीक है, इसका भारत के ऊपर हमला करने का मकसद क्या था? भारत को लूटना और साथ में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि खलीफा जो था, खलीफा का मकसद ही था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो उसके लिए किसको भेजा गया था भारत में? महमूद गजनवी को। तो इसने भारत को लूटा भी और भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। अब महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 1001 से लेकर तो 1027 तक टोटल 17 बार हमले किए। सबसे पहला हमला जो किया था वो जयपाल के ऊपर, जो कि पंजाब का शासक था। ये इस लड़ाई में हार गया और इसने क्या किया? आत्मदाह कर लिया, खुद ही आत्महत्या कर ली। ठीक है, 2020 में से बहुत आत्महत्या हो रही है। ठीक है, उसके बाद में इस जो बैटल ये लड़ा गया था जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में, ये पेशावर में लड़ा गया था, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो इस लड़ाई को कहा जाता है बैटल ऑफ पेशावर। ठीक है, आपको याद रखना है, इस लड़ाई को बैटल ऑफ पेशावर कहा जाएगा। उसके बाद में छठवां हमला आपको याद रखना है। छठवां हमला जो था महमूद गजनवी का, वो हुआ था आनंदपाल के ऊपर। आनंदपाल जो था, आनंदपाल इसी का लड़का था, जयपाल का ही लड़का था आनंदपाल। तो आनंदपाल के ऊपर 1008 1009 में हमला किया था और इस लड़ाई को कहते हैं बैटल ऑफ वही हिंद। ठीक है, इसको कहते हैं बैटल ऑफ वही हिंद।
वही हिंद, ठीक है, इसको कहते हैं बैटल ऑफ वही हिंद, ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट हमला जो होगा वो होगा 16वां हमला। टोटल 17 हमले किए थे, तो 16वां हमला आपको याद रखना है 1025-26 में इसने किया था, सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है, जो कि गुजरात में है। उस समय गुजरात के सौराष्ट्र में शासन चल रहा था भीम प्रथम या तो मूलराज प्रथम का, जो कि सोलंकी डायनेस्टी का शासक था, ठीक है। तो इसका शासन वहां चल रहा था। अब कहा ही जाता है, स्टोरी ऐसी बनती है कि महमूद गजनी पहले तो भारत में आया, सौराष्ट्र में आया, उसने देखा कि वहां पर एक सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग है और वो शिवलिंग हवा में लटका हुआ है, मतलब कोई सहारा नहीं, हवा में है, ठीक है। तो उसने वो देखा और उसको लगा कि भारत में बहुत ज्यादा चमत्कार वगैरह है, खुद भगवान है, तो वापस चला गया गजनी में और गजनी में जाकर बीमार हो गया। और बीमार होने के बाद फिर उसने कुछ लोगों को भारत में भेजा जो कि साइंटिस्ट थे। वो साइंटिस्ट भारत में, उन्होंने देखा तो उनको एक जो हेक्सागोनल एक दीवारें दिखाई दी, हेक्सागोन आपने देखा होगा इस तरह से, हेक्सागोनल उसको दीवारें दिखाई दी और उस हेक्सागोनल दीवारें के बीच में शिवलिंग था। तो वो हेक्सागोनल दीवारें जो थी वो मैग्नेट से बनी हुई थी और जो शिवलिंग था वो आयरन का बना हुआ था, तो उसके कारण वो हवा में बराबर बैलेंस था, ठीक है। तो ये देखने के बाद उनको पता चल गया कि ये तो साइंटिफिक है ना। तो उसके बाद में फिर महमूद गजनी जो है वो भारत में आया और उसने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया, और उस समय सारी संपत्ति जो पैसा वगैरह था वो सब मंदिरों में रखा जाता था। तो कई सारा सोना लूटकर वो भारत से गजनी लौटा, लेकिन लौटते दौरान रास्ते में जो अफगानिस्तान भारत की बॉर्डर है वहां पर जाट लोगों का साम्राज्य था, मतलब जाट कबीले के लोग रहते थे। तो इन कबीले के लोगों ने क्या किया, महमूद गजनी का थोड़ा बहुत सोना लूट लिया, जैसे तैसे मोहम्मद गजनी वहां से भाग गया। लेकिन उसने बाद में जाटों के ऊपर हमला किया और वो हमला था सबसे आखिरी हमला, 1027 का जो हमला था वो जाटों के ऊपर किया। और इस लड़ाई के बाद जाट काफी बुरी तरह से हार गए थे भारत में, ठीक है। तो ये हमला का लोकेशन आपको याद रखना है, ये हमला होता मुल्तान में, मुल्तान अभी जो पाकिस्तान में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कोर्ट मेंबर कौन कौन थे, मतलब दरबारी कौन कौन थे। तो महमूद गजनी का एक दरबारी था जिसका नाम था अलबरूनी, जो कि 11वीं शताब्दी में भारत में आया था। उसने भारत में पुराणों का अध्ययन किया, 1028 तक ये भारत में था। इसने सारे पुराण वगैरह भारत के पढ़ लिए। इसके बाद में इसने 3 किताबें लिखी है, किताब उल हिंद, किताब तारीख हिंद और तहकीक हिंद। ये तीनों भी किताबें आपको याद रखना है, किताब उल हिंद, तारीख हिंद और तहकीक हिंद अलबरूनी की रचनाएं हैं। फिरदौसी ने शाहनामा लिखा था। शाहनामा लिखने के लिए जो महमूद गजनवी है उसने कहा था कि 60,000 सोने की दीनारें उसको दी जाएगी फिरदौसी को, लेकिन उसने अपना वादा नहीं निभाया और सोने की जगह चांदी की दीनारें दे दी। तो शाहनामा के जो राइटर थे फिरदौसी, वो काफी ज्यादा नाराज हो गए और गजनी एम्पायर से चले गए, ठीक है। बाद में जब महमूद गजनी को अपनी भूल का पता चला कि इसको चांदी की नहीं सोने की दीनारें देना था, तो वो देने जब गया तब तक पता चला कि फिरदौसी की मृत्यु हो चुकी थी, वो मर चुका था। उसके बाद में एक उद्बी आता है, उद्बी इतिहासकार था, ठीक है। महमूद गजनी के दरबार में इतिहासकार के पद पर ये उस समय नियुक्त किया गया था, ठीक है। देन उसके बाद में इसका भी एक बुक है जिसका नाम है किताब उल यामिनी। यमन जो था वहां पर ही शासन करते थे ना, तो इसलिए किताब उल यामिनी। 2 हिंदू अधिकारी भी वहां पर थे, सेवन राय और मसूद। देन महमूद गजनी ने 1027 में आखिरी हमला किया था, बराबर, और 3 साल बाद उसकी डेथ हो गई, मतलब 1030 में महमूद गजनी अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो विद्याधर चंदेल नाम का एक शासक था, विद्याधर चंदेल, ठीक है। इसने चंदेल डायनेस्टी का शासक था। इसने भी महमूद गजनी के साथ या तो महमूद गजनी के साथ लड़ाई किया, लेकिन ये लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। इसके कारण विद्याधर चंदेल और महमूद गजनी के बीच में क्या किया गया, पैक्ट किया गया, समझौता किया गया, इनके बीच में एक समझौता हुआ, ठीक है, एक पैक्ट हुआ, ठीक है। तो लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला, तो इनके बीच में क्या किया गया, करार हुआ था। और एक करार के पीछे कहानी देखो। अब कहानी बताता हूं आपको। एक राजा था जिसका नाम था राज्यपाल, जो कि कन्नौज का राजा था। तो कन्नौज का राजा के ऊपर हमला किया महमूद गजनी ने। इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई, लड़ाई तो हुई नहीं, ये सीधा भाग गया,
राज्यपाल सीधा भाग गया, कन्नौज का राजा भाग गया, तो इसके कारण विद्याधर चंदेल काफी ज्यादा नाराज थे। तो विद्याधर चंदेल ने क्या किया, राज्यपाल के ऊपर हमला किया और इसको खत्म कर दिया, राज्यपाल का रोल खत्म। ठीक है। और अभी नेक्स्ट फिर जो महमूद गजनी था, इसको पता चला कि मुझसे जो लड़ाई ना करते हुए हार गया, उसको किसने तो भी मार दिया। तो किसने मारा था, विद्याधर चंदेल ने। तो इसलिए महमूद गजनी ने किसके ऊपर हमला किया, विद्याधर चंदेल के ऊपर। लेकिन ये लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला और इसके बाद में उनके बीच में क्या किया गया, समझौता किया गया था। तो विद्याधर चंदेल और महमूद गजनी के बीच में समझौता हुआ था, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेक्चर खत्म होता है। इसके बाद में फिर एक्चुअल दिल्ली सल्तनत आगे में शुरू होगा, और भी वैसी चीजें हैं महमूद गजनी की, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में चलो बता ही देता हूँ, ज्यादा समय वेस्ट नहीं कर। ठीक है, चलो मैं मोहम्मद गौरी है, तो गौरी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बड़ी कहानी है, इस लेक्चर में होगी नहीं, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं मोहम्मद गौरी के बारे में आपको बताऊंगा। इसका डिटेल आएगा, पृथ्वीराज चौहान आएंगे, तराइन का बैटल आएगा, तो थोड़ा सा लंबा लेक्चर चलेगा, तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, याद नहीं रहेगा। इसके कारण मैं यहीं पर स्किप करता हूँ, स्किप तो नहीं, कंटिन्यू करूंगा लेक्चर, बिल्कुल नया लेक्चर बनाऊंगा, तो यहाँ पर मैं स्टॉप करता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।